नमस्कार दोस्तों। आज हम धातु और अधातु का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिए तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव को। देखिए, इसमें जो ऑब्जेक्टिव 2024 में, 23 में, 22 में, 21 में जो आया हुआ है, देखिए 2024 में 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आया हुआ है। कितना? 5 आया हुआ है। 2024 में 5 आया हुआ है। और 2023 में कितना आया हुआ है? 2023 में आया हुआ है 7 गो। और 2022 में आया है 2, 2021 में आया 7। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के तौर पर, और आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको दोबारा भी देखने का कोशिश करिएगा वीडियो को। ठीक, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है। यानी कौन ऐसा इसमें से तत्व है जो चाकू से काटा जा सकता है। ऐसे तो देखिए, जो धातु है चाकू से काटने वाला वो सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है। उसके बाद देखिए एक और है, यहाँ पर जो तत्व है वो लिथियम है। क्या है? लिथियम। यानी कि निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से लिथियम को काटा जा सकता है, सोडियम को, पोटासियम को, कैल्शियम। ठीक है, आगे आते हैं। निम्नलिखित में कि कौन उपधातु है? क्या बात कर रहा? उपधातु का। देखिए, जो लोहा है ये धातु है। लोहा क्या है? धातु है। और कॉपर भी क्या है? और धातु है, धातु है। और निकेल भी क्या है? धातु है। तो निकेल भी, तो बचता क्या है? Sb एंटीमनी। ये क्या है? ये हमारा उपधातु है। फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? विद्युत का देखिए, सुचालक तो कॉपर भी है, सिल्वर भी है, एल्युमिनियम भी है और लोहा यानी कि आयरन भी है। लेकिन सर्वोत्तम सुचालक का बात करें तो सर्वोत्तम जो सुचालक होगा वो सर्वोत्तम सुचालक होगा, क्या बोलते हैं इसको? चांदी। क्या? चांदी, सिल्वर। क्या? सिल्वर। ये जो सिल्वर है, ये चांदी है, ये सर्वोत्तम सुचालक है। ठीक, आगे देखते हैं। बोलते साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र होता है। साधारण ताप पर जो फास्फोरस का अनुसूत्र होता है वो होता है P4। क्या होता है? P4 होता है। ठीक, देखिए P4 यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं की प्रकृति होती है। धातु जो होता है ना, धातु विद्युत का धनात्मक होता है। क्या होता है? धातु जो है विद्युत का धनात्मक होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट देखिए अधातु है। क्या है ये? अधातु है। अधातु के होने के बावजूद ये क्या? विद्युत का सुचालक है। क्या? विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ग्रेफाइट होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसमें क्रियाशील जो होता है क्या होता है? पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। इस तरह सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील हो जाएगा क्या हो जाएगा? पोटासियम। पोटासियम इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। चलिए तो कौन हो जाएगा? पोटासियम के नंबर, इसका विद्युत का सुचालक। ठीक, अब है निम्नलिखित में कौन और धातु है? क्या है? और धातु। तो कैल्शियम धातु है, एल्युमिनियम धातु है, सोडियम धातु है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? 11, एल्युमिनियम का 13, कैल्शियम का 20। एक बचता है कौन? कार्बन। तो कार्बन इनमें से क्या है? और धातु है। क्या है? कार्बन और धातु है। आगे बढ़ते हैं। फिर किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? देखिए, अभी जस्ट बोले थे कि जो सोडियम है ना, सोडियम को क्या चाकू से काटा जा सकता है। अगर सबसे अधिक गलनांक, इसका सबसे कम गलनांक होगा तभी तो ये चाकू से काटा जा सकता है। इसलिए सबसे कम गलनांक जो है इसमें से सोडियम का। 10 नंबर में बोलता है निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? क्या है? उपधातु। तो देखिए निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? तो जर्मेनियम।
जर्मेनियम जो है वो उप धातु है। बाकी जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक कैल्शियम धातु है। क्या ये दोनों धातु है, यानी कि मेटल है। और क्या है ये? नॉन मेटल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? चाकू से तो अभी जस्ट हुआ था, क्या है? सोडियम। सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है चाकू से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? देखिए, सबसे कम अभिक्रियाशील इसमें से जो सबसे नीचे पायदान में होगा तो पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। मतलब ये सब अभिक्रियाशील है, तो बचता कौन है? आयरन। लोहा जो है इसमें सबसे कम अभिक्रियाशील है। फिर है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे जो भारी धातु होगा वो सबसे भारी धातु कौन सा होगा? सबसे भारी धातु इसमें से यूरेनियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा सबसे भारी धातु। फिर है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला, देखिए धातु बोले तो मरकरी है, धातु बोले तो क्या है? मरकरी है। और अधातु बोले तो ब्रोमीन है। क्या है? अधातु बोले तो ब्रोमीन है। और धातु में ब्रोमीन है और धातु में क्या है? मरकरी है। फिर निम्नलिखित में कौन उप धातु है? तो उप धातु जो हो जाएगा वो Sb हो जाएगा, क्योंकि कॉपर, निकेल और आयरन क्या ये सब धातु है, तो Sb क्या होगा? और धातु होगा। 16 नंबर क्या बोलता है? निम्नलिखित में कौन सी और धातु विद्युत का सुचालक है? कौन ऐसा और धातु है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। कौन ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो ये है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक। फिर है कौन सा और धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इससे पहले देखे थे, अभी जस्ट बोले कि धातु में मरकरी है और धातु में क्या है? ब्रोमीन है। ब्रोमीन जो है वो और धातु है और ये द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर पाया जाता है। फिर निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? तो केरोसिन में जो डुबो कर रखा जाता है वो सोडियम है और कौन सा एक है? पोटासियम। सोडियम, पोटासियम ये सबको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो क्या है? हीरा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। ठीक। अब है धातुओं की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम लिखिए। तो देखिए सबसे पहले क्या था? पोटासियम, सोडियम, पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, यही ना? आयरन, जिंक, उसके बाद क्या है? कॉपर। और कॉपर के बाद क्या है? सिल्वर, गोल्ड, मरकरी भी आता है यहाँ पे, मरकरी भी आता है, सॉरी मरकरी कहते हैं हाइड्रोजन। तो ये इसमें से कौन दिख रहा है आपको? डी नंबर जो दिख रहा है, डी नंबर सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है। अब शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? शुष्क बर्फ मतलब सूखा बर्फ, और सूखा बर्फ है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है? इसको कहते हैं शुष्क बर्फ, और इसका रासायनिक सूत्र है CO2। फिर देखिए सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है? सक्रियता, तो जो अधिक क्रियाशील धातु होगा और वही तो सक्रियता भी होगा, तो यानी कि सोडियम। सोडियम क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? देखिए ग्रेफाइट क्या है? सब अधातु है, और धातु में ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। ड्यूरालियम लुमीन किस धातु का मिश्र धातु है? ड्यूरालियम, देखिए इसमें आता है ना एल्यूमिन, लुमीन,
तो लुमीन मतलब एल्युमिनियम का यह क्या है, मिश्र धातु है। ठीक है, अब देखिए, अब जो है ऑब्जेक्टिव देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अब जब कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय होता है, यह तत्व हो सकता है। देखिए कैल्शियम, इसमें क्या, क्योंकि कार्बन, सिलिकॉन, आयरन से भी अधिक अभिक्रियाशील होता है कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या करता है, जल के साथ अभिक्रिया कर सकता है। तो वही बोलता है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, ये यौगिक जल में विलय होता है, यह क्या है, कैल्शियम है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। अब देखिए ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो पोटेशियम तो कर लेगा, जिंक भी कर लेगा, कॉपर भी कर लेगा, लेकिन जो गोल्ड है, जो सोना है, वो अभिक्रिया नहीं करता है, यानी कि पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने से जो प्राप्त होता है ना, वो होता है NO2 और O2। क्या, Na2 और O2 क्या होता है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ठीक, 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो सब इनमें से, अब देखिए, अब क्या क्या पीछे से कर दिया, पीछे से कर दिया, तो सबसे कम अभिक्रियाशील, सबसे अधिक अभिक्रियाशील पूछ रहे हैं। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील, तो हम बताए क्या, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, हाइड्रोजन, आयरन, ठीक ना, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, और भी एक दो धातु है। तो सबसे नीचे कौन है, गोल्ड। और इसमें से सबसे अधिक कौन सा है, कौन सा दिख रहा है आपको, कौन सा दिख रहा है, कॉपर। तो सबसे अधिक जो होगा अभिक्रियाशील वो कॉपर हो जाएगा। ठीक है, बताएंगे। फिर कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है। जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या निकलेगा, H2 गैस निकलेगा, यही ना, H2 गैस निकलेगा। ठीक है, जैसे देखिए Na है, Na के H2O के साथ अभिक्रिया कराएंगे, क्या हो जाएगा, NaOH प्लस H2, यही ना, H2। अगर अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ 2 देना पड़ेगा, यहाँ 2 देना पड़ेगा, यहाँ 2 देना पड़ेगा। तो देखिए हुआ 2Na प्लस 2H2O, 2NaOH प्लस H2, कौन सा गैस निकलता है, H2 गैस निकलता है, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलता है। फिर है एक्वारिज या मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है। ये जो अनुपात होता है 3:1 होता है। क्या होता है, HCl और HNO3, यानी कि अगर आपको गांव में जो लोग आता है सोना से बोलता है कि सोना साफ कर देंगे, वो सोना साफ करने के लिए जो आता है ना, वो एक्वारिज या मिश्रण मिलाता है, उसमें HCl और HNO3 होता है। HCl का अनुपात 3 होता है, ठीक, और HCl का और HNO3 का अनुपात 1 होता है। ठीक, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। फिर वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वो तो एक ही है, Au, और अम्लराज क्या है, HCl प्लस HNO3 का मिश्रण ही क्या कहलाता है, अम्लराज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इनमें से ये तो हो ही गया था। ठीक, अब है कि Fe2O3 प्लस 2L जब आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम से अभिक्रिया कराते हैं तो Al2O3 प्लस 2Fe बनता है। तो बोलता है इनमें से कौन सा अभिक्रिया है। तो देखिए इसमें क्या है, एक तत्व है, क्या है, एक तत्व है,
और एक यौगिक है। जब कोई एक तत्व और कोई एक यौगिक अभिक्रिया करता है तो फिर दाएं साइड एक तत्व और एक यौगिक बनता है, तो उसमें क्या होता है, विस्थापन होता है, विस्थापन अभिक्रिया। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, ठीक है। यह यौगिक जल में विलय है, ठीक। वह तत्व निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हो सकता है? इससे पहले भी क्वेश्चन आया था। ये हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम अक्रिय, सक्रिय, ये कैसा तत्व है? तो हीलियम जो है, हीलियम अक्रिय तत्व है। कैसा है? अक्रिय तत्व। ये क्रियाशील नहीं है, ये अक्रिय तत्व है। कैसा है? अक्रिय तत्व। हीलियम जो है अक्रिय तत्व। फिर सिलिका क्या है? पूछ रहा है कि सिलिका क्या है? तो सिलिका उपधातु है। सिलिका हुआ, जर्मेनियम हुआ, ये सब उपधातु है। तीसरा क्वेश्चन, लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? कौन सा? आयरन Fe3O4। लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त करता है? कोई अगर लोहा को पिटवाने जैसे जाते हैं लोहार के पास, तो देखिएगा जब वो लाल कर देता है पीट के ना, उसके बाद पानी में डाल देता है। पानी में जब डालते हैं ना वो, तो देखिएगा वो एक परत, उसके बाद वो डंगाना स्टार्ट जो करता है, एक परत बन जाता है, वो परत अलग होता है। तो वही बोलता है लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनाता है? उस समय जो बनता है वो Fe3O4 बनता है। ठीक। फिर निम्नलिखित में कौन आयरन यौगिक है? क्या है? आयनिक यौगिक है। क्या बोल रहा है इसमें? कौन आयनिक यौगिक है? तो ये हो गया CaCl2। CaCl2 जो है वो आयनिक यौगिक है। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन से हस्तांतरण से बने यौगिक क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा विद्युत संयोजी। क्या कहलाएगा? विद्युत संयोजी कहलाएगा। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मुक्त होगा? विद्युत अपघटन में एनोड पर। एनोड पर क्या होता है? विद्युत इलेक्ट्रिक। अब है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। देखिए क्या बोलता है? विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। कहाँ? एनोड। क्या बनाया जाता है? एनोड। एनोड। ठीक है। क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? देखिए क्लोरीन जो है, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कितना? 2, 8, 7, यानी कि L, M और N। तो N है तीसरी कक्षा इसका बाह्यतम कक्षा होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 7 है। कितना है? 7। फिर है सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? देखिए सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। आप पूछ लेगा सोडियम के इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 2, 8, 1। ठीक है ना? ठीक। किसका? और 17 किसका होता है? 20। 17 क्लोरीन होता है, 20 कैल्शियम। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं, क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं, कहे जाते हैं क्या? धातु कहलाएगा वो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अगर ग्रहण करता है तो वो अधातु कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन को जो त्याग करता है वो धातु कहलाता है। तो बी नंबर हो गया। क्या हो गया? 10 का बी नंबर। ठीक है। 11। ऑक्सीजन की सांद्रता कितना होता है? तो ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना? 8, 2, 6 है ना? 2, 6 है। अगर 2, 6 है, बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन संयोजकता पूछा, यानी कि वैलेंसी। और वैलेंसी जानते हैं 4 से ज्यादा लिखते हैं नहीं। तो क्या करते हैं, जब वैलेंसी संयोजकता लिखना होता है, संयोजकता लिखना, वैलेंसी लिखना है, तो 8 में 6 घटा देते हैं, मतलब 2। कितना जाएगा संयोजकता? 2 हो जाएगा। ठीक। सोना की परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोना का जो परमाणु संख्या होता है वो 79 होता है, 79 होता है। फिर निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? क्या होता है? निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है?
तो अक्रिय गैस कौन सा हो जाएगा? हीलियम, ये बता चुके हैं पहले ही। गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है? तो गंधक की परमाणु संख्या 16, मतलब सल्फर। सल्फर, इसको सिंबल है एस। लोहे, लोहे की परमाणु संख्या, लोहे की परमाणु संख्या कितना होगा? लोहा Fe, और लोहे की जो परमाणु संख्या होता है वो 26 होता है। कितना होता है? 26। बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होगा? सबसे अधिक किसमें होगा? एल्युमिनियम, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा 3, सोडियम का 1, फास्फोरस P कितना 15, तो 2, 8, 5, मतलब कौन हो जाएगा? फास्फोरस हो जाएगा। ठीक। अब एक कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है? कैल्शियम की परमाणु संख्या बहुत देर से बता रहे हैं 20, ठीक है ना। 12 मैग्नीशियम, 18 ऑर्गन। निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? किस कारण से? देखिए क्या बोला, निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? ये है बी नंबर। क्या है? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही विपरीत दिशा में गतियों करने के कारण। यानी कि सामान्य नमक का जलीय घोल, यानी कि धनावेश और ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण क्या होता है? सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होने के कारण। ठीक है। सोडियम फास्फेट का अनुसूत्र क्या होता है? तो सोडियम फास्फेट का जो अनुसूत्र होता है वो Na3PO4 होता है। क्या होता है? Na3PO4 क्या होता है? सोडियम फास्फेट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? पारे का अयस्क क्या है? पारे का अयस्क, तो पारे के अयस्क को बोलते हैं क्या? सिनेबार। और एल्युमिनियम के अयस्क को बोलते हैं बॉक्साइड। हेमेटाइट बोले या मैग्नेटाइट बोले, इसके अयस्क को आयरन बोलते हैं। ठीक है ना। तो पारे के अयस्क को सिनेबार कहते हैं। क्या बोलते हैं? पारे के अयस्क को सिनेबार बोलते हैं। बॉक्साइड के एल्युमिनियम के अयस्क को बॉक्साइड बोलते हैं। हेमेटाइट या मैग्नेटाइट के आयरन लोहा बोलते हैं। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? अभी जस्ट देखो ऊपर, क्या? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का। ठीक है। जस्ता का अयस्क क्या है? जस्ता का अयस्क क्या है? देखिए सिनेबार किसका हो गया? अभी कॉपर के अयस्क को कहते हैं। बॉक्साइट किसको बोलते हैं? एल्युमिनियम को अयस्क को। ठीक है ना। ये तो क्या, ये अयस्क, ये तो खुद है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो बचता क्या? एक जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड किसका है? जिंक का, यानी कि इसका हो जाएगा जस्ता का अयस्क हो जाएगा जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो क्या किसका हो जाएगा? Zn का, जिसको हम लोग जस्ता बोलते हैं। क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? क्यूप्राइट। इसका देखिए Zn का क्या होगा? जिंक ब्लेंड हो गया, इसका हो गया बॉक्साइड हो गया। अब बचता है सिनेबार हो गया मरकरी का, सॉरी इसका हो गया कॉपर का हो गया। तो अब बचता है जिंक और कॉपर। तो मतलब क्यूप्राइट किसका हो जाएगा? क्यूप्राइट हो जाएगा कॉपर का। क्यूप्राइट जो अयस्क है वो है कॉपर का। फिर 6 नंबर है कि मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टीन हो क्या कहलाता है? ये कांसा कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कांसा। जिसमें 90% कॉपर हो 10% टीन हो वो कांसा कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड बोल दे तो एल्युमिनियम। मैग्नेटाइट Fe, जिंक ब्लेंड Zn। ठीक। यशद पुष्प क्या है? 8 नंबर है यशद पुष्प क्या है? देखिए यशद पुष्प जो है वो जिंक ऑक्साइड है। क्या है? जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं यशद पुष्प। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, केलामाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? क्या? केलामाइन। अभी देखिए इसका जिंक ब्लेंड देखे थे, जिंक ब्लेंड भी है और केलामाइन भी है। किसका? जिंक का। एल्युमिनियम का बॉक्साइड, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट। ठीक। अब है जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर वो हाइड्रोजन गैस होती है। क्या? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है।
फिर है मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? मालाचाइट। तो ये क्या आ जाएगा किसका? कॉपर का। क्या? कॉपर का क्या हो जाएगा? मालाचाइट। क्यूप्राइट भी देखे थे और एक मालाचाइट भी देखे थे। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि निम्नलिखित में उसी अब देखते हैं संचालन का ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या बोलता है। संचालन का ऑब्जेक्ट देखते हैं क्या बोलता है। सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं सीसा और टीन। देखिए सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग बोलते हैं सोल्डर। क्या बोलते हैं? सोल्डर बोलते हैं। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोने को 24 कैरेट व्यक्त किया जाता है। स्टेनलेस स्टील धातु मिश्र धातु है। क्या बोलता है? स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहे का। ठीक है ना? क्या है? लोहे का मिश्र धातु है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर बोलते हैं लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो उस पर जिंक। हम क्या करते हैं? गैल्वेनाइजेशन करते हैं। यानी लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जो हम जिंक धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि उपयुक्त है? देखिए ग्रीज लगा कर तो अब लोहे के फ्राइंग पैन बोलता है तब तो हम रोटी बना लिए। पेंट लगा कर पेंट तो जल जाएगा, उखड़ जाएगा। तो एक बचता है जिंक की परत चढ़ाकर। जिंक की परत अगर चढ़ा देंगे लोहे के फ्राइंग पैन में तो वो जंग नहीं लगेगा। आभूषण बनने वाला सोना होता है। आभूषण बनने वाला जो सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है? देखिए शुद्ध सोना जो बोल दिया जाए वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन आभूषण बनने वाला सोना कितना होता है? 22 कैरेट का होता है। ठीक। अब है ताम्र और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग बोलते हैं कांसा। क्या बोलते हैं? कांसा। ठीक है ना? या तो कॉपर बोल दीजिए, ठीक, या तो ताम्र। स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन का अतिरिक्त अन्य तत्व रहते हैं। स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें देखिए स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन तो रहेगा ही, लेकिन साथ में क्या रहता है? निकेल और क्रोमियम रहता है। पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन यानी कि गैल्वेनीकरण। ठीक है ना? गैल्वेनीकरण। फिर निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? सबसे अधिक सोना। सोना सबसे अधिक धातु जो है तन्य है। तो दोस्तों आज यहीं तक। आशा करते हैं अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।